साथियों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल के बारे में। तो देखिए, आर्टिकल टॉपिक इंग्लिश ग्रामर में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बारे में आपको पूरी डिटेल और इन डीप नॉलेज आपको इस वीडियो में दी जाएगी। तो वीडियो के साथ आप बने रहिए और कंप्लीटली ध्यान से वीडियो को अच्छी तरह से देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल में। तो आर्टिकल है क्या, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो देखिए, आर्टिकल आर नॉट सेपरेट पार्ट ऑफ स्पीच, यानी कि ये अलग से कोई पार्ट ऑफ स्पीच नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं कि पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन शामिल होते हैं। तो जो आर्टिकल दिया गया है ये अलग से कोई पार्ट ऑफ स्पीच नहीं है। दे आर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, यानी कि ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं। एडजेक्टिव का एक प्रकार है। तो आर्टिकल आर यूज्ड बिफोर नाउन एंड मे बी कॉल्ड डिटरमाइनर्स। ये नाउन के पहले यूज किए जा सकते हैं और इनको डिटरमाइनर्स कहा जा सकता है। अब बात करते हैं कि आर्टिकल के प्रकार कितने, आर्टिकल के टाइप कितने होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहला टाइप दिया गया है इंडेफिनिट आर्टिकल, यानी कि अनिश्चित आर्टिकल, हिंदी में हम कह सकते हैं। तो इंडेफिनिट आर्टिकल में है ए और एन। ए और एन का यूज इंडेफिनिट आर्टिकल के रूप में किया जाता है। तो इसमें देखिए लिखा है आर्टिकल ए एन एन आर नॉन एज इंडेफिनिट आर्टिकल बिकॉज दे लीव द थिंग्स इंडेफिनिट। इसका मतलब क्या है कि आर्टिकल ए एन को इंडेफिनिट आर्टिकल इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो चीज़ों को अनिश्चित यानी कि इंडेफिनिट छोड़ देते हैं। द इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन इज अ वीकेंड फॉर्म ऑफ वन। इसका मतलब क्या है कि ये एक, वन मीन्स एक का एक कमजोर रूप है। जैसे कि हम लिख सकते हैं आई हैव वन पेन, ठीक है। जैसे लिखा है आई हैव वन पेन, वन की जगह हम ओ एन ई भी लिख सकते हैं। तो इस वन को रिप्लेस करने के लिए हम लिख सकते हैं कि आई हैव आ पेन। तो ये जो आ का यूज दिया गया है, आ या एन का यूज दिया गया है, वो वन का सब्सटीट्यूट है, ठीक है, वन का। तो ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ पर एग्जाम्पल भी देखते हैं। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल दिया गया है, देयर लिव्ड आन ओल्ड फार्मर इन अ विलेज। तो ये यहाँ पे एन का यूज किया गया है। इसका मतलब फार्मर में एक विलेज में एक फार्मर रहता था। तो यहाँ पर वन का एक रिप्लेस के रूप में एन का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर दूसरा आर्टिकल देखिए द, यानी कि द का प्रयोग किया गया है। अभी यहाँ पर हम कोई भी रूल डिस्कस नहीं कर रहे हैं, रूल को हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम ये देख रहे हैं कि आर्टिकल होते क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरा देखिए आर्टिकल द दिया गया है। तो आर्टिकल द इज नॉन एज डेफिनेट आर्टिकल। ये डेफिनेट आर्टिकल के रूप में जाना जाता है बिकॉज इट मेक्स द थिंग्स डेफिनेट, क्योंकि ये चीज़ों को क्या बनाता है, इट मेक्स यानी ये बनाता है चीज़ों को डेफिनेट, यानी कि निश्चित बना देता है, ठीक है। एग्जाम्पल के रूप में हम देखते हैं कि देयर लिव्ड एन ओल्ड फार्मर इन अ विलेज। एक विलेज में एक ओल्ड फार्मर रहता था, ठीक है। तो यहाँ पर ओल्ड फार्मर कहाँ रहता था, विलेज में। अब दूसरा सेंटेंस देखिए जिसमें लिखा है द फार्मर। यहाँ पे देखिए फार्मर के पहले द का यूज किया गया है। क्यों किया गया है, क्योंकि यहाँ पर उसी फार्मर की बात की जा रही है जो इस विलेज में रहता था, ठीक है। इस विलेज में जो फार्मर रहता था उसी फार्मर के लिए यहाँ पे द का प्रयोग किया गया है कि द फार्मर वॉज हेड ऑफ द विलेज। वो विलेज का मुखिया था, गांव का मुखिया था। तो यहाँ पर द क्यों लिखा है, क्योंकि पिछले वाले सेंटेंस में जो फार्मर है उसी के लिए निश्चित करने के लिए द का प्रयोग किया गया है। तो अभी हमने जाना कि आर्टिकल का यूज क्यों होता है, राइट। अब हम लोग बात करते हैं कि आर्टिकल जो होते हैं उनका यूज, कॉमन यूज क्या है। क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉमन यूज एंड एडवांस यूज। क्योंकि जो बोर्ड एग्जाम्स होती हैं क्लास 9, 10, 11 या 12 तक की जो एग्जामिनेशन होती है उसमें हम लोग कॉमन यूज जनरली सीखते हैं, लेकिन कंपिटिटिव एग्जाम के लिए हमको एडवांस यूज भी सीखने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके कॉमन यूज क्या है, राइट। तो यहाँ पर देखिए पहला यहाँ पे रूल दिया गया है, जब वाक्य में किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग होता है तो हम आवश्यकता अनुसार आर्टिकल ए या एन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। करेंगे कैसे वो हम आगे देखेंगे। यहां पर हम देखते हैं कि करेंगे कब। ये यहां पर हम व्हेन टू यूज की बात कर रहे हैं, व्हेन टू यूज आर्टिकल ए और एन। ए और एन का यूज हम कब करेंगे, तो यहां पर निकल के आता है जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन की बात होगी तब हम इनका यूज करेंगे। जैसे कि देयर इज अ बॉय इन द फील्ड, तो एक लड़के की बात की जा रही है, लड़का सिंगुलर है और काउंटेबल भी है, लड़के को गिना जा सकता है। दूसरा देखिए सेंटेंस दिया गया है, एन इंटेलिजेंट ऑफिसर इज लुकिंग इनटू द केस, यानी कि एक बुद्धिमान ऑफिसर केस की देखभाल कर रहा है, जांच पड़ताल कर रहा है। तो यहाँ पर भी ऑफिसर देखिए एक ही है, तो उसके पहले हमने आवश्यकता अनुसार एन का प्रयोग कर लिया है। कैसे यूज करेंगे, हाउ टू यूज, वो हम अभी आगे देखें। वीडियो को आप पूरा देखिए तो आपको पूरा अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि हम
व्हेन टू यूज ए एन और हाउ टू यूज ए एन, वो सब आपको पता चलेगा। तो अभी हमने जाना कि कब करते हैं, तो निकल के आता है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन की कंडीशन में हम ए एन का प्रयोग करते हैं, यानी कि वो चीज़ गिनी जानी चाहिए और वो काउंटेबल होना चाहिए और सिंगुलर होना चाहिए। देखिए यहाँ पर दूसरा पॉइंट दिया गया है कि जब वाक्य में सिंगुलर अथवा प्लूरल, यानी सिंगुलर हो या प्लूरल हो, काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल हो, देखो चारों कंडीशन दी गई हैं, या सिंगुलर हो या प्लूरल हो, काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल हो, किसी भी नाउन का प्रयोग होता है तो निश्चित करने के सेंस में, किस सेंस में, निश्चित करने के अर्थ में हम सभी नाउन के साथ आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर देखिए ए एन और द में क्या अंतर आया। ए एन में हमने अभी पिछले रूल में पढ़ा था कि केवल सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा, लेकिन द में हम क्या पढ़ रहे हैं कि सिंगुलर हो, प्लूरल हो, काउंटेबल हो, अनकाउंटेबल हो, कैसी भी सिचुएशन हो हम आर्टिकल द का प्रयोग कर सकते हैं। तो एक बेसिक डिफरेंस है, वो आपको समझना होगा, राइट, क्योंकि एग्जाम में कई तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आई होप आप सभी चीज़ों को अच्छी तरह से सीखते चलेंगे, जिससे कि कोई भी क्वेश्चन आप मिस ना कर सकें। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है आई हैव अ बुक, मेरे पास एक किताब है, द बुक इज रियली वेरी इंस्पायरिंग, यानी कि वही किताब जो मेरे पास है वो बहुत ही इंस्पायरिंग है, प्रेरणादायक है। तो यहाँ पे द का प्रयोग क्यों किया गया, क्योंकि उसी बुक की बात की जा रही है जो मेरे पास है, जो पहले सेंटेंस में दी गई है, राइट। यहाँ पर देखिए दूसरा सेंटेंस दिया गया है, देयर वर मैनी स्कॉलर्स इन द सेमिनार, सेमिनार में बहुत सारे विद्वान थे, ठीक है। और दूसरे सेंटेंस में क्या लिखा है, द स्कॉलर्स वर डिस्कसिंग द रोल ऑफ एजुकेशन इन आवर सोसाइटी, यानी कि वही विद्वान अपने समाज में एजुकेशन का क्या रोल है वो डिस्कस कर रहे थे। कौन से स्कॉलर थे, जो सेमिनार में थे। तो द का प्रयोग क्यों किया गया, क्योंकि ये निश्चित करने के लिए किया गया है कि ये वही स्कॉलर है, वही विद्वान है जो सेमिनार में थे, जो सेंटेंस नंबर पहले वाले में, इस सेंटेंस में जो दिया गया है, ठीक है। इसके बाद चलिए देखते हैं यहाँ पर तीसरा, देयर इज सम ऑयल इन द कंटेनर, कंटेनर में कुछ तेल है, द ऑयल इज अडल्ट्रेटेड, यानी कि वो जो तेल कंटेनर में है, देखिए जो कंटेनर में तेल है उसी को निश्चित करने के लिए द दिया गया है, द ऑयल इज अडल्ट्रेटेड, यानी कि वही तेल मिलावटी है या दूषित है जो कंटेनर में है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि द का प्रयोग हम तभी करेंगे जब चीज़ों को निश्चित करना होता है। अभी तक हमने ये जाना कि द का यूज या ए एन का यूज कब करेंगे, यानी व्हेन टू यूज, ठीक है। लेकिन अब हम क्या यूज करने वाले हैं, अब हम यूज करने वाले हैं अगला नियम, जिसमें कि हम जानेंगे कि इसका यूज कब करेंगे, कैसे करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो इसको देखिए सॉरी, यहाँ पर देखिए डिफरेंस बिटवीन द यूज ऑफ आर्टिकल ए एन एंड, यानी कि आर्टिकल ए और एन का जो यूज है उसके बीच में डिफरेंस क्या है वो हम लोग समझ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए दिया गया है आर्टिकल ए तथा एन, देखिए दो आर्टिकल हैं ए तथा एन। अभी हम उस पर बात नहीं कर रहे कि द का यूज कैसे होगा, हम अभी ये देख रहे हैं कि आर्टिकल ए एन का यूज कैसे होगा। अब हम आ चुके हैं हाउ टू यूज आर्टिकल ए और एन, ए और एन का यूज हम कैसे करेंगे। अभी हमने क्या देखा थी, कब करेंगे, तो अच्छी तरह से समझते जाइएगा। तो आर्टिकल ए एन के बीच चुनाव उस शब्द की ध्वनि यानी कि साउंड पर निर्भर करता है जिसके पहले आर्टिकल ए अथवा एन का प्रयोग करते हैं। इस चीज को अच्छी तरह से समझिए कि आर्टिकल ए एन का प्रयोग हम ध्वनि पर निर्भर करते हैं, यानी प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण पर निर्भर करता है। तो आर्टिकल एन का प्रयोग हम कब करेंगे, तो सबसे पहले देखते हैं जब किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का उच्चारण हिंदी स्वर आ से आहा के मध्य किया जाता है, तो हम उस नाउन के पहले आर्टिकल एन का प्रयोग करते हैं। ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर हिंदी स्वर की बात की गई है, ठीक है। जो भी स्वर होंगे, जो भी वोवेल होंगे वो हिंदी के उच्चारण से होंगे, ठीक है। इंग्लिश का उच्चारण आप कंसीडर नहीं करेंगे, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर दो सिनेरियो बन सकते हैं, कौन कौन से, वर्ड्स बिगिनिंग विथ वोवेल्स, जो वोवेल से शुरू हो रहे हैं इंग्लिश में और वोवेल साउंड भी दे रहे हैं, वो कौन से हो सकते हैं, जैसे कि एन ऑक्स, ठीक है, एन आई, एन ईयर, आउल, एलिफेंट, अम्ब्रेला। तो ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनका उच्चारण इंग्लिश में भी वोवेल से हो रहा है और हिंदी में भी वोवेल से हो रहा है, तो फिर दोनों में हम एन का प्रयोग कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। इसके बाद देखिए कंडीशन क्या बनती है, कंडीशन नंबर 2 ये बनती है कि वर्ड्स बिगिनिंग विद कॉन्सोनेंट, जो इंग्लिश में कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रही है बट प्रोड्यूसिंग वोवेल साउंड, लेकिन वो साउंड वोवेल प्रोड्यूस कर रहे हैं, हिंदी में उनका उच्चारण स्वर के माध्यम से हो रहा है, यानी आ से लेकर आहा के बीच जो भी मात्राएं हैं
ई है, ऊ है, ए है, ये सब मात्राओं से उसका उच्चारण हिंदी में शुरू हो रहा है तो भी हम एन का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हिंदी में उनका उच्चारण स्वर से हो रहा है। जैसे कि एन एम ए, अब एन एम ए को आप पढ़ते हैं तो एम में देखिए ये कैपिटल एम इंग्लिश का वोवेल है, इंग्लिश का वोवेल नहीं कॉन्सोनेंट है, सॉरी, तो ये इंग्लिश का कॉन्सोनेंट है, लेकिन हिंदी में इसका उच्चारण करेंगे तो एम ए कैसे लिखेंगे, एम ए, तो यहाँ पर पहला ए दिया गया जो कि हिंदी का स्वर है, इसलिए एन लगेगा। इसी प्रकार से एमपी और ऑनेस्ट, अब ऑनेस्ट को पढ़िए आप, ऑनेस्ट को जब आप पढ़ते हैं उच्चारण करते हैं तो हिंदी में ओ से पढ़ते हैं, ओनेस्ट ये लिखते हैं। तो ओनेस्ट का पहला जो आपका वर्ड है ये क्या है, ये एक स्वर है, इसलिए यहाँ पे एन लगा है। आप ये नहीं समझेंगे कि इंग्लिश में एच से स्टार्ट हो रहा है, इंग्लिश में एक कॉन्सोनेंट है, आप इंग्लिश को फॉलो नहीं करेंगे, ये आप ध्यान रखिएगा। अगर आप इंग्लिश के प्रोनाउंसिएशन को फॉलो कर सकते हैं, अगर आप इंग्लिश के उच्चारण को फॉलो करेंगे तो आपका रॉन्ग हो सकता है, हिंदी को आप फॉलो करेंगे, राइट। चलिए आगे देखते हैं। अब ए का उच्चारण भी देख लेते हैं, ए का यूज किस तरह से करते हैं। तो यूज ऑफ आर्टिकल ए, अभी एन का हमने पढ़ा है, अब ए का देखेंगे। यदि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का उच्चारण हिंदी व्यंजन, यहां पर फिर से हिंदी की बात देखिए की गई, हिंदी में जो व्यंजन है का से लेकर ज्ञा तक, ठीक है, देखिए लिखा है का से ज्ञा के बीच अगर होता है तो हम उस नाउन के आगे आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं। यहां पर भी हिंदी पर फोकस किया गया है। जैसे वर्ड्स बिगिनिंग विद कॉन्सोनेंट, जो कॉन्सोनेंट्स में इंग्लिश में स्टार्ट हो रहे हैं और प्रोड्यूसिंग कॉन्सोनेंट साउंड, और कॉन्सोनेंट ध्वनि भी उत्पन्न कर रहे हैं। जैसे आ बॉय, जी आपका कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, डॉग, बी, टॉय, बॉल, ये सभी जो मीनिंग है वो आपकी किससे स्टार्ट हो रही हैं, व्यंजन से, यानी कि कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रही हैं, तो ए लगाएंगे। लेकिन कंफ्यूजन कब होती है, जब दोनों में मैचिंग नहीं होती, दोनों अलग अलग होते हैं। जैसे कि वर्ड्स बिगिनिंग विथ वॉवेल्स, जो वॉवेल्स में इंग्लिश में शुरू हो रहे हैं बट प्रोड्यूसिंग कॉन्सोनेंट साउंड, लेकिन जब उनको हम पढ़ते हैं, उच्चारण करते हैं, तो वो कॉन्सोनेंट साउंड हिंदी में देते हैं। तो हम हिंदी के अकॉर्डिंग चलेंगे। इंग्लिश में भले ही वो ए, ई, आई, ओ, यू इनसे वर्ड स्टार्ट हो रहा हो इंग्लिश में, फिर भी हम उसके आगे एन का प्रयोग नहीं करेंगे, हम उसके आगे क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि हिंदी में वो किससे, व्यंजन से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए। तो इंग्लिश में भले ही ए, यू से स्टार्ट हो, लेकिन हिंदी में अगर उच्चारण व्यंजन में आ रहा है तो आप ए ही लगाएंगे। जैसे यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी की स्पेलिंग में यू क्या है, ये एक इंग्लिश का स्वर है, लेकिन हिंदी में ये या से उच्चारण हो रहा है, इसलिए हम ए लगाएंगे, ठीक है। यूनिट, यूनियन, यूरोपियन, ठीक है, यूरोपियन की स्पेलिंग ई से शुरू हो रही है, जो कि आपका हिंदी का क्या है, व्यंजन है, ठीक है। यूरोपियन या से स्टार्ट करेंगे, यूरोपियन, लेकिन इंग्लिश में ये आपका स्वर है, तो इंग्लिश को फॉलो नहीं करेंगे, आप हिंदी को फॉलो करेंगे। हिंदी में या से उच्चारण हो रहा है तो हम ए लगाएंगे। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि हम इंग्लिश के किसी भी प्रोनाउंसिएशन को फॉलो नहीं करेंगे। हिंदी में आपका अगर का से लेकर ज्ञा से उच्चारण आता है तो आप ए लगाएंगे, और हिंदी में अगर आ से लेकर आहा तक जो मात्राएं हैं, जो स्वर हैं, उनसे वर्ड की मीनिंग का प्रोनाउंसिएशन होता है तो एन लगाएंगे। तो ये तो हो गया हाउ टू यूज, कैसे हम ए, एन और दा का यूज करते हैं, इसका प्रयोग किस तरह से करते हैं वो हम लोगों ने जाना। लेकिन अभी हम लोग क्या देखने वाले हैं, इसके कुछ स्पेशल यूज, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कम्पिटिटिव एग्जाम में ये इतना बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ही कम मिलेंगे कि ए का प्रयोग करेंगे या एन का प्रयोग करेंगे। ये सब आपका बोर्ड एग्जाम तक सीमित रह सकता है, लेकिन अभी हम कुछ एडवांस रूल्स समझने वाले हैं, जिसमें कि हम ए, एन के कुछ स्पेशल यूज देखते हैं, राइट। तो चलिए इनको देखते हैं। पहला यहाँ पर रूल दिया गया है, रूल नंबर 1 दिया गया है, जब हमें एक का अर्थ देना होता है तो हम आर्टिकल ए, एन का प्रयोग उस भाव को व्यक्त करने के लिए करते हैं। पहला रूल बेसिक रूल है, जब हम किसी चीज को एक का भाव व्यक्त करना होता है, जैसे आई बॉट अ कंप्यूटर यस्टरडे, मैंने कल एक, यस्टरडे में मतलब कल एक कंप्यूटर खरीदा, तो एक खरीदा तो मैंने ए यूज कर लिया है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन अब कुछ एडवांस रूल हैं, जैसे रूल नंबर नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है, जब हमें किसी वस्तु की दर, नाप तौल अथवा कीमत का बोध कराना होता है तो ऐसी सिचुएशन में हम आर्टिकल ए, एन का प्रयोग करते हैं। तो ये आर्टिकल का एक एडवांस रूल है, जिसमें हम देखते हैं कि जब हम किसी दर का बोध कराते हैं, नाप तौल का बोध कराते हैं या फिर कीमत बताते हैं, तो हम आर्टिकल ए, एन यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 दिया गया है, मिल्क इज सोल्ड 20 रुपीज आ लीटर, यानी कि दूध 20 रुपया पर लीटर बेचा जाता है, ठीक है। तो यहां पर हम क्या बता रहे हैं, दूध की एक हम दर बता रहे हैं, दूध को बेचने की एक दर बता रहे हैं।
तो यहाँ पर 20 रुपीज़ आ लीटर, यहाँ पे ए का यूज देखिए यहाँ पे ये किया गया है। तो ये क्या है, दर बताने के लिए किया गया है। अगर आप चाहें तो स्पीकिंग के लिए लोग क्या यूज करते हैं, मिल्क इज सोल्ड 20 रुपीज़ पर लीटर, तो यहाँ पर वर्ड का यूज करते हैं, तो जो कि स्पीकिंग के लिए सही हो सकता है। बट इंग्लिश ग्रामर में आप आर्टिकल ए या एन का यूज ही करेंगे। जैसे यहाँ पर एक और दिया गया है, द ट्रेन इज रनिंग 100 किलोमीटर एन, और यहाँ पर एन लगा है, और के पहले क्या लगा है, एन लगा है, यहाँ पर भी एक आर्टिकल ही लगा है। तो यहाँ पर कहने को हम स्पीकिंग में क्या बोल सकते हैं, द ट्रेन इज रनिंग 100 किलोमीटर पर आवर, तो पर आवर का यूज स्पीकिंग में चलेगा, बट इंग्लिश ग्रामर में आप क्वेश्चन आएंगे तो आप एन का यूज करेंगे। एक और देखिए, ही इज अर्निंग 20,000 रुपीज़ आ मंथ, इसका मतलब क्या है कि वो 20,000 रुपये प्रति महीना कमा रहा है, ठीक है। तो कहने के लिए तो बोलने में ये कहा जाएगा, ही इज अर्निंग 20,000 रुपीज़ पर मंथ, ठीक है। पर मंथ का मतलब हर महीने, बोलने के लिए अच्छा लगता है, लेकिन आप इंग्लिश में आर्टिकल का यूज करते हैं, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, इस रूल को आप अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे, राइट। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट रूल के बारे में। सामान्यतः हम प्रॉपर नाउन के आगे आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। प्रॉपर नाउन देखिए, नाउन का एक प्रकार है जिसमें कि प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये नाउन के 5 प्रकार होते हैं। उनमें से एक प्रकार है प्रॉपर नाउन। तो जनरली हम क्या करते हैं कि प्रॉपर नाउन के आगे आर्टिकल नहीं लगाते हैं, परंतु जब किसी व्यक्ति के बारे में उसके नाम के अतिरिक्त कोई जानकारी नहीं होती है, तो ऐसी सिचुएशन में हम प्रॉपर नाउन के आगे भी आर्टिकल ए एन का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल से आप समझ जाएंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है, आ गुप्ता कैम इन द इवनिंग, इसका हिंदी में अर्थ ये है कि कोई गुप्ता जी शाम को आए थे, ठीक है। तो अब आ गुप्ता का मतलब ये है कि हम उसको गिन सकते हैं, 1 गुप्ता जी, 2 गुप्ता जी, 3 गुप्ता जी, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, गुप्ता जी आए थे, उनके बारे में कोई और एडिशनल इन्फॉर्मेशन जब सेंटेंस में नहीं दी जाती है, तो हम उसको आर्टिकल के माध्यम से प्रेजेंट करते हैं। इसकी सिचुएशन कैसी आप समझ सकते हैं, जैसे सपोज दैट आप घर में अकेले हैं और कोई व्यक्ति घर पे आया और उसने पूछा पिताजी कहाँ पर हैं, तो आपने बोला पिताजी तो घर पर है नहीं, तो वो व्यक्ति क्या कह गएगा, ये कह के गया आपसे कि शाम को जब आपके पिताजी आ जाएंगे तो उनसे बोलना कि कोई गुप्ता जी आए थे, उन आपसे मिलना चाहते थे, बस वो चला गया। तो इसके बाद जब आप शाम को मिलेंगे तो आप सिर्फ यही कहेंगे, कोई गुप्ता जी आए थे, वो हमसे मिलना चाहते थे, आपसे मिलना चाहते थे। तो यहाँ पर गुप्ता जी के बारे में आपको नाम के अलावा कुछ जानकारी नहीं है, इसलिए आप यहाँ पर ए का यूज करेंगे, अदरवाइज हम किसी नाम के पहले ए का यूज नहीं करते हैं, राइट। एक और देखिए एग्जाम्पल देखिए, आई मेट अ रवि इन द ट्रेन, मैं ट्रेन में एक रवि से मिला था। अब रवि नाम का कोई लड़का होगा, अब उसके पहले आर्टिकल ए का यूज किया गया है। अब ये क्यों किया गया है, जबकि नाम किसी के नाम के पहले आर्टिकल नहीं लगता है, क्योंकि फिर वो काउंटेबल हो जाएगा प्रॉपर नाउन की, 1 रवि, 2 रवि, 3 रवि, ऐसा नहीं है। इसकी सिचुएशन कैसी बन सकती है, सपोज दैट आप ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं और ट्रेन में आप यात्रा करते करते आप बगल वाले पैसेंजर से बातचीत करने लगे, बातचीत करते करते आपका पूरा 2-3 घंटे का टाइम गुजर गया। उस बातचीत में आपने बस यही जाना कि आपका नाम क्या है, रवि, उसने रवि नाम बताया और बस पूरी यात्रा कट गई बाकी की बातें करते करते। लेकिन जब अगले दिन आप घर वालों को बताएंगे कि हम ट्रेन में गए थे, एक अच्छा यात्री मिल गया था, साथ में बातें करते हुए खूब गुजर गया, तो आप क्या कहेंगे, मुझे कोई रवि मिला था, कोई रवि मिला था, मतलब कोई रवि नाम का लड़का मिला था, उसके बारे में आप नाम के अलावा कुछ नहीं जानते हैं, ठीक है। आपने नाम जाना, बातें की, बस बात गुजर गई, इसलिए यहाँ पर ए का प्रयोग होगा। अंकित इज वेटिंग फॉर यू, ठीक है। तो इसका सिनेरियो कैसे हो सकता है, देखिए सपोज दैट आप कहीं किसी चौराहे से जा रहे हैं, वहाँ पर एक व्यक्ति मिला, उसने कहा आगे आगे की दुकान पे कोई बैठा है, उससे आप कह दीजिए कि अंकित नाम का कोई व्यक्ति आपका इंतजार कर रहा है, ठीक है। आपने बोला ठीक है हम बोल देंगे, आप आगे बढ़ गए, दुकान पे पहुंचे, आपका मित्र मिला और उनसे आपने कहा कि कोई अंकित नाम का व्यक्ति चौराहे पर आपका इंतजार कर रहा है, या फिर आप कहेंगे कोई अंकित आपका इंतजार कर रहा है। तो इसमें सेंटेंस में जो इंतजार कर रहा है, जो आपको चौराहे पर मिला है अंकित नाम का व्यक्ति, उसका नाम के अलावा आपको उस पर कुछ पता नहीं है, क्योंकि आप उसको जानते ही नहीं थे, ठीक है। उसने केवल आपको अपना नाम बताया कि मेरा नाम ये है, और उसको कह दी कि हम इंतजार कर रहे हैं, तो आपने उसको बोल दिया। तो आपको जब नाम के अलावा कोई जानकारी किसी सेंटेंस में किसी के बारे में नहीं मिलती है, तो आर्टिकल ए एन का यूज हम करते हैं। और देखिए कुछ सिचुएशन क्या बन सकती हैं, जैसे यहाँ पर देखिए नेक्स्ट रूल दिया गया है,
कुछ न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस यानी कि जो संख्यात्मक पद होते हैं उनके साथ भी हम आर्टिकल एन का प्रयोग करते हैं। जैसे अ कपल ऑफ पीपल वर हेयर, यानी कि कुछ जोड़ा लोग यहाँ पर हैं, यहाँ पर थे, तो यहाँ पर कपल ऑफ यानी कि यहाँ पर एक संख्या बताने वाले यहाँ पर एक वर्ड दिया गया। कपल मतलब दो लोग, तो ये संख्या यानी कि न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस दे रहा है, तो यहाँ पर ए का यूज किया गया है। सी गेव मी 8,000 रुपीज़, उसने मुझे 1,000 रुपये दिए। तो 1000 ये क्या है? 1000 एक ऐसा वर्ड है जो कि एक न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस के अंतर्गत आता है, यानी कि ये आपको एक संख्या बता रहा है कि हज़ार, तो कितने हज़ार, अगर 1,000 दिए तो एक का प्रयोग किया गया है। ही हैज़ अ डजन पेन, उसके पास 1 दर्जन पेन है। तो यहाँ पर डजन जो वर्ड है, दर्जन यानी कि डजन, तो ये आपका न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस बताता है। इसमें भी हम 12 चीज़ों का बोध करते हैं, 12 चीज़ें उसके पास हैं, तो ये भी आपका न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन होने की वजह से यहाँ पर हम ए का प्रयोग कर सकते हैं अगर वो चीज़ एक यूनिट में है तो। चलिए नेक्स्ट रूल यहाँ पर देखते हैं। ए एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले एक्सक्लेमेटरी वाक्यों में भी होता है। अब एक्सक्लेमेटरी वाक्य आपको पता होगा जिसमें कि हम आश्चर्य, किसी शोक का, किसी हर्ष की बात करते हैं, तो वहाँ पर एक्सक्लेमेटरी वाक्य होता है। जैसे कि व्हाट अ कैट, जैसे आपको अचानक एक बिल्ली दिखी, वो अजीब टाइप की बिल्ली थी, तो आप क्या कहेंगे? हिंदी में बोलोगे वाह क्या बिल्ली है। इंग्लिश में व्हाट आ कैट, तो यहाँ पर ए का यूज करेंगे, ठीक है। व्हाट अ फुलिश मैन, ठीक है, जैसे कोई आदमी बहुत मूर्खतापूर्ण काम कर रहा है तो आप उससे क्या कहेंगे? व्हाट अ फुलिश मैन, तो उस मूर्ख आदमी के पहले ए का यूज करेंगे एक्सक्लेमेटरी वाक्य में। कोई सुंदर लड़की है तो आप क्या कहते हैं? व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो यहाँ पर ए का यूज करेंगे। आप अगर जोक सुनाते हैं या आप सुनते हैं, सपोज दैट आपसे आप कोई जोक सुन रहे हैं, आपको अच्छा लगा, तो आप क्या बोलते हैं? क्या जोक है? हिंदी में क्या जोक है, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? व्हाट जोक, ये नहीं कहेंगे, नहीं, व्हाट अ जोक, तो आ का यूज करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में जब हम आश्चर्य प्रकट करते हैं तो हम ए का यूज करेंगे। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह के एग्जाम्पल आपको मिलेंगे कि सेंटेंस दिया गया है, उसकी लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क, ये देखिए दिया गया है, वो भी लगा मिलेगा, और अगर काउंटेबल है तो उसके पहले हम ए एन का यूज कर लेंगे, राइट। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट रूल है, सामान्यतः हम प्रॉपर नाउन के आगे आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। अभी हमने आपको पिछले किसी रूल में भी बताया था कि प्रॉपर नाउन के पहले हम आर्टिकल प्रयोग नहीं करेंगे, तो वही यहाँ पर भी दिया गया है, लेकिन रूल थोड़ा डिफरेंस है। देखिए प्रॉपर नाउन के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, परंतु जब किसी व्यक्ति के गुण की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति के गुण के साथ की जाए तो हम प्रॉपर नाउन के आगे भी आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, ठीक है। देखिए जब हम किसी व्यक्ति की तुलना किसी व्यक्ति के दूसरे गुण से करते हैं तो हम प्रॉपर नाउन यूज कर लेंगे, प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल ए एन का यूज करेंगे। जैसे ही इज आ सचिन तेंदुलकर, वो तो सचिन तेंदुलकर है, हम कैसे बोल सकते हैं? हम ये बात सचिन तेंदुलकर से नहीं बोल रहे हैं, हम किसी लड़के को सचिन की तरह खेलते हुए देखने पर हम ऐसा कह सकते हैं। मान लो कोई लड़का है, वो बहुत अच्छी क्रिकेटिंग शॉट्स लगाता है, बिल्कुल सचिन की तरह खेलता है, तो जब आप उसका मैच देखते हैं तो आपके मुंह से क्या निकल जाता है? वाह ये तो सचिन है, जबकि वो सचिन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सचिन तो सचिन है, लेकिन आप उस लड़के की तुलना कर रहे हैं सचिन से, उस लड़के के गुणों की तुलना सचिन से कर रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में जब किसी व्यक्ति से आप तुलना करेंगे तो हम ए का यूज करेंगे। हम जानते हैं कि वो लड़का सचिन नहीं है, लेकिन सचिन जैसा खेल रहा है, इसलिए हम ए का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे मान लो एक और एग्जाम्पल हम कह सकते हैं कि ही इज आ एम एस धोनी, ये तो एम एस धोनी है क्योंकि वो एम एस धोनी की तरह हेलीकॉप्टर शॉट लगा रहा है। अगर एम एस धोनी की तरह हेलीकॉप्टर शॉट लगा रहा है तो आपके मुंह से क्या निकल जाएगा? ये तो धोनी है, जबकि वो धोनी नहीं है, क्योंकि वो लड़का धोनी की तरह खेल रहा है, इसलिए हम उसकी तुलना धोनी से कर रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या कहेंगे? ही इज़ अ धोनी, जबकि वो लड़का अलग है, धोनी नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में हम ए का प्रयोग करेंगे। एक और एग्जाम्पल, सी इज़ आ मायावती, जैसे मायावती एक लीडर है, पॉलिटिकल लीडर है, तो ये वाक्य हम मायावती से नहीं कहेंगे। मायावती अगर सामने होंगी तो हम उनसे क्या कहेंगे? किसी व्यक्ति से अगर हम कहना चाहें तो हम ये कहेंगे कि सी इज मायावती। ए का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि रूल क्या है? प्रॉपर नाउन के पहले ए का यूज नहीं करते हैं। भाई मायावती से हम डायरेक्ट अगर उनके बारे में कहना चाहेंगे तो हम ये कहेंगे सी इज मायावती, बस खत्म बात। लेकिन अगर किसी लड़की की तुलना मायावती से करना चाहेंगे तो उसके पहले हम ए का प्रयोग करेंगे, क्योंकि उस लड़की का कोई ना कोई गुण मायावती से मैच कर रहा होगा। मान लो मायावती जिस तरह से स्पीच देती हैं, भाषण देती हैं,
उसी तरह से कोई लड़की भाषण दे रही है तो आप क्या करेंगे, ये तो मायावती है, तो आप उसके लिए क्या कहेंगे, सी इज आ मायावती, उस लड़की के लिए। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर अगला रूल यहाँ पर दिया गया है, समानता में एब्स्ट्रैक्ट नाउन के आगे आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। यहाँ पर फिर से मैं आपको बता दूं कि नाउन के 5 प्रकारों में एक नाउन होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, परंतु जब हमें किसी विशेष प्रकार के गुण अथवा भाव का बोध व्यक्त करना होता है तो हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के आगे भी आर्टिकल एन का प्रयोग करते हैं। प्राय एब्स्ट्रैक्ट नाउन को विशेष बनाने के लिए इसमें एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर रूल क्या कह रहा है कि जनरली हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले आर्टिकल एन का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन को इस एब्स्ट्रैक्ट नाउन के द्वारा विशेष प्रकार के, यहाँ पर विशेष प्रकार पर ध्यान रखेंगे, विशेष प्रकार के गुण या भाव का बोध कराना है तो हम एन का प्रयोग करते हैं। और विशेष प्रकार की वजह से उनके पहले एक एडजेक्टिव भी लगा होता है, क्योंकि एडजेक्टिव से ही विशेषता बताई जाती है। तो उनको एग्जाम्पल के हिसाब से हम लोग समझ रहे हैं। जैसे पहला ये देखिए रूल दिया गया है, यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, एजुकेशन इज नेसेसरी फॉर ऑल ऑफ अस। ठीक है, तो यहाँ पर एजुकेशन जो वर्ड है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, यानी कि एजुकेशन मतलब शिक्षा, शिक्षा एक भाववाचक संज्ञा है। तो इसके पहले जनरली हम कुछ नहीं लगाते हैं, क्योंकि रूल क्या है, सामान्यता हम नहीं लगाते हैं। लेकिन दूसरा वाला जो इसी से रिलेटेड सेंटेंस है उसमें क्या क्या गया है, ही हैज रिसीव्ड अ गुड एजुकेशन। इस बार एजुकेशन के पहले ये देखिए आ लगाया गया। क्यों लगाया है, क्योंकि इसमें उसने एक विशेष प्रकार की शिक्षा पाई है। क्या सेंटेंस का क्या अर्थ है कि उसने एक विशेष प्रकार की एक अच्छी शिक्षा ग्रहण की है। ठीक है, मान लो उसने कोई टेक्निकल एजुकेशन ग्रहण की है तो ये शिक्षा विशेष प्रकार की शिक्षा है। दूसरे एग्जाम्पल में आप समझिए, जैसे लिखा है मर्सी इज अ डिवाइन क्वालिटी, यानी दया एक दैवीय गुण है। ठीक है, दूसरे सेंटेंस में क्या है इसके बाद, गॉड हैज सोन अ ग्रेट मर्सी ऑन अस। यहाँ पे मर्सी वर्ड यहाँ पर भी दिया गया है, लेकिन इस बार ए का प्रयोग किया गया है। क्यों किया गया है, क्योंकि भगवान ने हमारे ऊपर एक महान दया बरसाई है। मान लो हमारा कोई बिल्कुल ना बनने वाला काम अचानक बन जाए तो हम क्या कहेंगे, भगवान ने हमारे ऊपर एक बहुत ही बड़ी दया की है। तो ये दया विशेष हो गई है, ग्रेट मर्सी है। जनरली मर्सी के पहले हमने दा नहीं ए का प्रयोग नहीं किया है, लेकिन अब ग्रेट मर्सी हो गई है तो हमने ए लगा लिया है। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, नॉलेज रिमूव्स आवर इग्नोरेंस, यानी कि जो ज्ञान है अपने अंधकार को दूर करता है। ठीक है, तो नॉलेज यहाँ पर क्या है, नॉलेज एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, भाववाचक संज्ञा है। लेकिन अब यही नॉलेज जब विशेष प्रकार का हो जाएगा, ठीक है, इसको स्पेशल बना देंगे तो उसके पहले ए एन का प्रयोग करेंगे। जैसे इसके अगले वाले वाक्य में देख लीजिए, ही हैज़ अ प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ हिस्ट्री। प्रैक्टिकल नॉलेज, अब नॉलेज के पहले क्या है, प्रैक्टिकल नॉलेज, यानी कि एक प्रैक्टिकल नॉलेज दी गई है। यहाँ पर दूसरे वाले सेंटेंस का क्या अर्थ है कि उसके हिस्ट्री को उसका व्यवहारिक ज्ञान है। तो यहाँ पर पहले वाले सेंटेंस में क्या था कि ज्ञान अंधकारता को मिटाता है, तो ज्ञान नॉर्मल ज्ञान हो गया। लेकिन दूसरे वाले सेंटेंस में क्या है कि उसको व्यवहारिक ज्ञान है। अब ज्ञान कैसा है, व्यवहारिक, यानी विशेष प्रकार का ज्ञान हो गया, तो यहाँ पर ए का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस रूल का सीधा सा अर्थ है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले हम ए एन का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन अगर विशेष प्रकार का है तो हम कर सकते हैं। तो ये एडवांस रूल आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद देखिए, समानता हम वर्ब के आगे भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे हम कभी ये नहीं लिख सकते हैं कि ही इज ए रनिंग, या ही इज ए ईटिंग, या ही इज ए गोइंग, कुछ नहीं लिखते हैं, क्योंकि वर्ब के पहले हम इसका प्रयोग नहीं करते हैं। तो ये एडवांस रूल है, इसलिए यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि वर्ब के पहले हम कभी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। परंतु यहाँ पर कंडीशन देखिए, जब किसी वर्ब का प्रयोग वाक्य में नाउन की तरह किया जाता है तो हम वर्ब के आगे भी आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं, ए एन का प्रयोग कर सकते हैं। अब कंडीशन क्या है कि वर्ब का प्रयोग हम नाउन की तरह कर रहे हैं, हम वर्ब की तरह नहीं कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर सेंटेंस दिया गया, माई फ्रेंड हैड गॉन फॉर अ वॉक, तो माई फ्रेंड सब्जेक्ट, हैड गॉन, ये आपका जो गॉन दिया गया ये वर्ब की तरह यूज हो गया, ये मैन वर्ब की तरह यूज हो रहा है। लेकिन फॉर अ वॉक, मेरा मित्र गया था, किस लिए गया था, टहलने के लिए, स्विमिंग करने के लिए, बाथ के लिए, या राइडिंग करने के लिए। तो मेरा मित्र गया था टहलने के लिए, तो गया था वर्ब हो गया, लेकिन टहलने के लिए, ये टहलना, स्विम करना, ये सब नाउन की तरह यूज हो रहा है। तो उसके पहले हमने ये देखिए आर्टिकल ए का प्रयोग किया है। ठीक है, तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि जनरली हम वर्ब के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन अगर वर्ब का प्रयोग नाउन की तरह हो, जैसे ये देखिए नाउन की तरह किया गया है, ये नाउन की तरह है, तो हम आर्टिकल ए का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये आर्टिकल ए एन के सभी आपके यूज कंप्लीट हुए, जिसमें हमने आपको आर्टिकल ए एन के बारे में बताया, यूज कैसे करते हैं, कब करते हैं,
साथ ही साथ आर्टिकल ए एन की कुछ एडवांस रूल भी डिस्कस किए कि इनका यूज किन सरकमस्टांसिस में, परिस्थितियों में किया जा सकता है। अब आगे बचा हुआ है यूज ऑफ आर्टिकल द। आर्टिकल द का प्रयोग हम कब करेंगे, ठीक है। तो आर्टिकल को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, पार्ट नंबर फर्स्ट, पार्ट नंबर सेकेंड। तो पार्ट नंबर फर्स्ट आपका आज कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने आर्टिकल ए और एन के बारे में पूरा डिस्कशन कर लिया है। आगे के वीडियो में जो वीडियो नंबर आर्टिकल का सेकेंड होगा, जिसमें हम आर्टिकल द के बारे में डिस्कस करेंगे, आर्टिकल द का प्रयोग किन परिस्थितियों में करते हैं। तो दो पार्ट में आपका आर्टिकल पूरा समाप्त हो जाएगा। इसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स या कुछ वर्कशीट होगी, वो भी आपकी करा दी जाएगी। तो अगर आप इन सभी वीडियोस को डीपली ध्यान से देखिए, दोबारा देखिए, 3 बार देखिए, अच्छी तरह से समझिए, तो आपको इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, आप अच्छी तरह से सीख जाएंगे। लेकिन आप वीडियो ध्यान से जरूर देखिए। जो भी सीरियस स्टूडेंट है, जो इंग्लिश ग्रामर को सीखना चाहते हैं, वो इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, या फिर आप इस तरह की वीडियो जो भी अपलोड होगी उनको ध्यान से एक बार में ही आप ध्यान से देख सकते हैं, और अपने जो भी फ्रेंड्स हैं उनको शेयर भी कर सकते हैं, जिनको भी इंग्लिश ग्रामर की ज़रूरत है। तो आगे की वीडियोस में हम सेकेंड पार्ट आर्टिकल का ला रहे हैं। इसके बाद हम और भी कुछ टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।